हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम पेशी व कंकालीय तंत्र की विकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। मनुष्य में पेशी तथा कंकालीय तंत्र में अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, अनेक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, अनेक डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो जाते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख जो विकार है वो है नंबर 1 मायस्थीनिया ग्रेविस। यह एक स्वप्रतिरक्षी तंत्रिका पेशी है, यानी कि ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर रोग होता है। जो रोग इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र की गड़बड़ी के कारण होते हैं। स्वयं का प्रतिरक्षा तंत्र किसी भी बॉडी के पार्ट्स के विरुद्ध कार्य करने लगता है, तब हम इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। यह डिजीज़ विभिन्न प्रकार की जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं, यानी कि वॉलंटरी मसल्स होती हैं, उनमें कमजोरी के द्वारा अभिलक्षण होता है, यानी कि उसका जो करैक्टर है वो विभिन्न प्रकार की ऐच्छिक पेशियों में कमजोरी आ जाती है। इस रोग में जो मनुष्य का जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जो नर्वस सेल्स होती है, न्यूरॉन्स होते हैं, और जो पेशियों की जो संधि स्थल होते हैं वो प्रभावित होते हैं। इसके कारण मांसपेशियों में जो तंत्रिका आवेग होता है, इम्पल्स होता है, उसका संचरण रुक जाता है और मांसपेशियां इसके कारण कार्य करना बंद कर देती हैं। यह रोग किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन यह रोग एक आनुवंशिक रोग नहीं होता, अर्थात हेरिडिटरी रोग डिजीज़ नहीं है, ये जेनेटिक रोग नहीं होता है। इस रोग में मनुष्य की जो आँखों की मांसपेशियां हैं, चेहरे की मांसपेशियां इत्यादि हैं, वो मुख्य रूप से प्रभावित होती हैं और इस रोग के लक्षण कभी भी अचानक प्रकट हो सकते हैं और ये कभी कभी किसी औषधियों के कारण भी या औषधियों के प्रभाव के कारण भी हो सकता है। इस रोग में जो थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्लैंड है, कुछ ऐसे प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है जो न्यूरोमस्कुलर संधियों यानी कि न्यूरोमस्कुलर जो जॉइंट्स होते हैं या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं, उन पर उपस्थित एसिटाइल कोलाइन ग्राही जो होते हैं उनके अणुओं को नष्ट करने लगती है, जिसके कारण एसिटाइल कोलाइन जो होता है तंत्रिका कोशिकाओं से निकलकर पेशियों में प्रवेश नहीं कर पाता है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियां संकुचित नहीं हो पाती हैं। दूसरा जो डिजीज़ है वो है अपतानिका यानी कि टिटैनी। इस डिजीज़ के अंदर, इस रोग में मांसपेशियों का अकड़ना, जिसे हम स्पास्म बोलते हैं, एवं कमज़ोर हो जाना प्रमुख लक्षण होते हैं। यानी कि मांसपेशियों का अकड़ना और कमज़ोर हो जाना अपतानिका यानी कि टिटैनी कहलाता है। ऐसी मांसपेशियों में अनियंत्रित संकुचन होता है, अर्थात अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये जो टिटैनी है बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है और इसका मुख्य कारण बॉडी के तरल में, शरीर के तरल में Ca++ कैल्शियम आयन की कमी का होना है, यानी कि ये रोग कैल्शियम की कमी के कारण होता है। थायराइड ग्लैंड और जो अग्नाशय ग्रंथि हैं यानी कि पैनक्रियाज है, कि उनके कारण भी शरीर में Ca++ की मात्रा कम हो सकती है। लेकिन इसके अलावा कुपोषण के कारण भी कमी हो सकती है, गर्भावस्था में Ca++ की कमी हो सकती है, विटामिन डी की कमी के कारण भी कैल्शियम आयन की कमी हो सकती है, जिसके कारण ये रोग हो सकता है। तीसरा है पेशीय दुष्पोषण या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। यह एक आनुवांशिक रोग है, एक हेरिडिटरी डिजीज़ है, जिसमें कंकाल पेशियों का निरंतर अपह्रास यानी कि डीजेनरेशन होता रहता है। इस रोग में या तो संपूर्ण शरीर की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं अथवा मांसपेशियों का एक समूह
प्रभावित होता है। यह रोग वयस्कों में भी हो सकता है और यह रोग डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी के कारण होता है, इसलिए इसका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्योंकि ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इसे ड्यूचेनी पेशिया दुष्पोषण यानी कि ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी कहते हैं। जो इस रोग में जो पेशियां होती हैं उसमें ऐंठन होती है, हृदय असामान्यता हो जाती है अथवा मोतियाबिंद आदि लक्षण भी प्रकट हो सकते हैं। चौथा है संधिशोथ या आर्थराइटिस। आर्थराइटिस दो वर्ड से मिलकर बना है। आर्थरो मतलब जॉइंट और आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन यानी कि शोथ, यानी कि जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स में जो सूजन आ जाती है, इस रोग में प्रमुख लक्षण है इसका। इस रोग में जो कंकालीय संधि है उनमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण उसमें दर्द होता है और गति भी प्रभावित होती है। शरीर में संधि एक ऐसा स्थल होता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में जुड़ी होती है, या एक बोन और उपास्थि कार्टिलेज आपस में जुड़े होते हैं। जो परफेक्ट जॉइंट होते हैं, जहाँ पर गमन होता है, चलन होता है, वहाँ पर एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम साइनोवियल कैविटी या जॉइंट कैविटी कहते हैं, और उसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, साइनोवियल द्रव कहते हैं। जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, द्रव होता है, वो घर्षण को कम करता है, और जो कार्टिलेज पाया जाता है संधि स्थल पर, वो संधि स्थल पर घर्षण को कम करता है और कार्टिलेज का पोषण भी करता है। अब जो आर्थराइटिस होती है उसमें बेसिकली जॉइंट्स में सूजन आ जाती है। वो तीन प्रकार की होती है: गाउट, अस्थि संधि शोथ, ऑस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। गाउट जो होता है उसमें यूरिक अम्ल जो होता है, यूरिक एसिड जो होता है, यूरिक अम्ल यानी कि यूरिक एसिड जो होता है वो अवक्षेपित होकर रवे यानी कि क्रिस्टल्स के रूप में अस्थि संधियों पर एकत्र होने लगता है या अस्थि संधियों में एकत्रित हो जाता है। इससे अस्थि संधियों में पीड़ा होती है, दर्द होता है, और इसके अतिरिक्त अस्थि संधियों पर सूजन आ जाती है, ऊतक का अपह्रास, डिजेनरेशन होने लगता है। दूसरा होता है अस्थि संधि शोथ यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस। यह प्रौढ़ अवस्था में होने वाला एक रोग होता है जिसमें अस्थि संधि पर जो उपस्थित कार्टिलेज होता है, उपास्थि होती है, उसका अपह्रास होता है यानी कि डिजेनरेशन ऑफ कार्टिलेज होता है। यह प्रायः घुटनों में, कूलों में, मेरुदंड में और उंगलियों के मध्य जो संधियाँ पाई जाती हैं उनमें होने वाला रोग होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होती है वो ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, अर्थात ये स्वयं प्रतिरक्षी रोग होता है। इसमें शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र अपने ही ऊतकों को क्षति पहुंचाने लगता है, उनका नुकसान करने लगता है। इसके कारण जो साइनोवियल झिल्ली है उसमें सूजन आने लगती है, वे पीड़ा होने लगती है। झिल्ली में बाद में अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, इसका इलाज ना करा जाए, तो कणिका में पेनस क्रिस्टल्स, ग्रेन्यूल्स बनने लगते हैं, कण बनने लगते हैं, जिससे जो संधि की उपास्थि होती है वो भी नष्ट होने लगती है। जो लास्ट है इसमें अस्थि सुषितता यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ये सामान्य रोग प्रौढ़ अवस्था में होने वाला रोग है जो नॉर्मली फीमेल्स में होता है, और इसमें कैल्शियम की कमी के कारण जो अस्थियां होती हैं वो सघनता, जो अस्थियों की सघनता होती है वो कमी हो जाती है, जिसके कारण वो भंगुर हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं, और अस्थि स्थल पर अत्यधिक पीड़ा होती है और रोगी को सीधा खड़ा होने में दिक्कत आती है, उसको चलने में दिक्कत आती है, उसको दर्द होता है। अस्थियों की सघनता में कमी आने के कारण उनके टूटने का खतरा अधिक हो जाता है और वो आसानी से टूट सकती हैं और वो अधिक वजन वहन नहीं कर पाती और वो आसानी से टूट जाती हैं। अधिकांशतः वयस्क महिलाओं में ये रोग देखा जाता है।
बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।